अस्सलाम वालेकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 11 मुहर्रम है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू क़तादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ख़रीद व फ़रोख्त में ज़्यादा ख़सम खाने से बचो, क्योंकि इससे ज़्यादा बिक्री तो हो जाती है लेकिन बरकत खो जाती है। और अब सुर्खियां। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड करेगा लॉ कमीशन के सवालनामे का बॉयकॉट। बोर्ड ने यकसा सिविल कोड की मुखालिफत की। यकसा सिविल कोड हिंदुस्तान में कबूल नहीं, लॉ कमीशन के सवालों का मजलिस देगी जवाब। असद अवैसी का ऐलान। जगन ने लिखा, वजीर आजम को मकतूब, इनकम टैक्स के ताल्लुक से चंद्रबाबू की गलत बयानी और करप्शन की तहकीकात कराने की मांग। अमेरिका ने पाकिस्तान को दी ताज़ा वार्निंग, सरहदों पर दहशतगर्दों की रसाई रोकने की हिदायत। और अब तफसील। हिंदुस्तानी मुसलमानों की नुमाइंदा तंजीम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए लॉ कमीशन की जानिब से जारी करदा सवालनामे का बॉयकॉट करने का फैसला किया है। लॉ कमीशन ने 16 सवालों पर मुश्तमिल जो सवालनामा जारी किया है उसे पर्सनल लॉ बोर्ड ने एकतरफा करार दिया और इसे धोखे से ताबीर किया। मोदी हुकूमत ने यकसा सिविल कोड के निफाज के ताल्लुक से लॉ कमीशन से मशवरा तलब किया है। लॉ कमीशन हुकूमत के मशवरे के बाद एक सवालनामा तैयार करके अवाम से राय हासिल कर रही है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि लॉ कमीशन ने जो सवालनामा तैयार किया है वो मुल्क में यकसा सिविल कोड को नाफिज करने के लिए रास्ता बनाने की एक कोशिश है। तलाक सलासा के मसले पर मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दाखिल किया था और तलाक सलासा और कसरत अज़वाज की मुखालिफत की थी। इसके साथ मरकजी हुकूमत ने लॉ कमीशन से यकसा सिविल कोड के ताल्लुक से राय तलब की है। लॉ कमीशन ने जिस तरह ये क्वेश्चनायर पेश किया है उसकी शुरुआत ही आर्टिकल की डायरेक्टिव प्रिंसिपल 44 से होती है और उसको इस अंदाज से पेश किया है लॉ कमीशन ने कि जिसके नतीजे में सवालात के जवाबात यूनिफॉर्म सिविल कोड के दायरे में आते हैं और जो 16 सवालात उससे मुताल्लिक़ किए गए हैं वो सारे इस अंदाज के हैं कि जिसके नतीजे में मुस्लिम पर यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे तौर पर या उसके कुछ पार्ट को लागू करने का मशवरा हुकूमत को दिया जाए। ये एक तरह की ख़यानत है, धोखाधड़ी है और हम ये समझते हैं कि लॉ कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी की हैसियत से नहीं बल्कि गवर्नमेंट के एक पार्ट की हैसियत से गवर्नमेंट की तरह इल्लीगल कार्रवाई करने में वो आगे बढ़ रहा है। इसलिए हम लोगों ने फ़ैसला किया है, सब लोगों ने, सारी जमातों ने, सारे मसलक वालों ने मिलकर ये फ़ैसला किया है कि हम लोग लॉ कमीशन के इस सवालनामे का बाइकाट करेंगे और हम लोगों ने तय किया है कि इस सवालनामे का जवाब मुल्क के मुसलमान नहीं देंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यकसा सिविल कोड की मुखालिफत के मौक़िफ़ को दोहराया है। बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना वली रहमानी ने कहा कि हिंदुस्तान में कई मज़ाहिब और रंग व नस्ल के लोग रहते हैं और उनके लिए एक कानून मुनासिब नहीं। उन्होंने कहा कि यकसा सिविल कोड की न सिर्फ मुसलमान बल्कि सिख, ईसाई, लिंगायत, दलित और कबायली भी मुखालिफत कर रहे हैं। मौलाना वली रहमानी ने कहा कि मोदी हुकूमत अवामी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए हसास मसले को छेड़ रही है। मौलाना ने अमेरिका से दोस्ती और अमरीकी पॉलिसियों का हवाला देते हुए कहा कि अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में मुख्तलिफ कौमों के लिए मुख्तलिफ कानून होते हैं और अमेरिका की पासदारी करने वाली मोदी हुकूमत अमेरिका में राइज आइली कानून की क्यों पासदारी नहीं करती है। जहाँ तक ताल्लुक़ यूनिफॉर्म सिविल कोड का है, हम सब लोगों की एक राय है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इस मुल्क के लिए किसी तरह मुनासिब नहीं है। ये मुल्क गंगा जमनी तहजीब का मुल्क है,
यहाँ मुख्तलिफ मज़हब के मानने वाले रहते हैं, मुख्तलिफ तहज़ीबों के मानने वाले रहते हैं, अलग अलग कल्चर है उनका, अलग अलग रीत रिवाज है। सबों को ख़त्म करके एक कानून में बांधने की कोशिश इंतहाई नामुनासिब हरकत है। हम और आप और सारे लोग इस मुल्क में एक एग्रीमेंट के तहत रह रहे हैं और वो एग्रीमेंट हमारा आपका कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए से है। कॉन्स्टिट्यूशन ने हम सब लोगों को अपने मज़हब की बुनियाद पर जीने, प्रैक्टिस करने, रस्म व रिवाज को कायम रखने की गारंटी दी है। अगर उस गारंटी के साथ छेड़छाड़ की जाएगी तो इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट और लॉ कमीशन उस एग्रीमेंट के ख़िलाफ़ कर रही है जो एग्रीमेंट भारत के हर एक नागरिक का भारत के साथ है। हिंदुस्तानी मुसलमानों के तमाम फ़िरक़े, तमाम मसालिक सब यकसा सिविल कोड के मुखालिफ हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक तौर पर एक सवालनामा तैयार किया जिसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ की हिफाजत और यकसा सिविल कोड की मुखालिफत में सवालात किए गए हैं। इस सिलसिले में हम लोगों के अंदर बिल्कुल एक राय है और पूरा मुल्क हमारे साथ है। हमने एक काम और भी किया है, एक क्वेश्चनायर हमने फैलाया है, मुल्क के अंदर फैलाना शुरू किया है, जिसमें सवाल किया गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, जिसमें सवाल किया गया है मुस्लिम पर्सनल लॉ के बारे में, जिसमें सवाल किया गया है कि हम अपने कानून, अपने दीनी कानून, अपनी तहजीब, अपने तशख़्ख़ुस के साथ ज़िंदा रहें या न रहें, ये हमने सवाल किया है। लोग इसका जवाब देंगे। असद अवैसी ने कहा कि हिंदुस्तान जो कसरत में, वहदत में और कई मज़ाहिब, कौमों और कल्चर का गहवारा है, ऐसे मुल्क में यकसा सिविल कोड नाफिज नहीं किया जा सकता है। असद अवैसी ने लॉ कमीशन के सवालनामे का जवाब देने का ऐलान किया है। हिंदुस्तान जैसे एक अजीम मुल्क के लिए जिसकी ताकत उसकी डाइवर्सिटी और उसका प्लुरलिज्म है, बल्कि हिंदुस्तान की रूह है उसकी डाइवर्सिटी और उसका प्लुरलिज्म। और अगर आप यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर किसी चीज़ को इम्पोज करेंगे तो ये उसकी डाइवर्सिटी और प्लुरलिज्म को ख़त्म करके रख देगा। इसलिए कि इसको अगर आप सिर्फ मुसलमानों की नज़र से देख रहे हैं तो ये बहुत गलत है, क्योंकि हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी प्लुरलिज्म में मुसलमान भी है, उसमें दलित भी है, ट्राइबल भी है, हमारे हिंदू भाइयों के मुख्तलिफ तहज़ीब और उनके तमद्दुन हैं। मिसाल के तौर पर मिताक्षरा और दया भागा में इनहेरिटेंस का क्या करेंगे? फिर आप मिताक्षरा और दया भागा स्कूल ऑफ इनहेरिटेंस का क्या करेंगे? मिज़ोरम और नागालैंड को हमने कल्चरल राइट्स दिया, उसको ख़त्म कर देंगे क्या आप? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के टैक्स रिबेट सिर्फ हिंदूज़ को मिलते हैं, मुसलमानों को नहीं मिलते, जबकि ये नहीं मिलना खुद वायलेशन है आर्टिकल 12 का, राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 25 का। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड हिंदुस्तान के लिए अच्छा नहीं है, इसके प्लुरलिज्म और डाइवर्सिटी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि जो लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुतालबा कर रहे हैं वो हिंदुस्तान की इस ताकत को, खूबसूरती को नहीं समझ पा रहे हैं कि जहाँ पर हर 200-300 किलोमीटर पर अलग तहजीब है। आप एक ही तहजीब को बना देंगे, वो मुश्किल काम है, वो नहीं होने वाला काम है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारी पार्टी MIM ने फ़ैसला लिया है कि लॉ कमीशन का जो क्वेश्चनियर है हम उसका ज़रूर जवाब देंगे। जगन मोहन रेड्डी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को एक तहरीरी मकतूब लिखते हुए चंद्रबाबू नायडू की जानिब से इनकम डिक्लेरेशन स्कीम के ताल्लुक से की गई गलत बयानी और गुमराही से वाकिफ कराया और तेलुगु देशम हुकूमत में होने वाले बड़े पैमाने पर करप्शन के वाक़यात की तहकीकात की मांग की। जगन ने कहा कि एक जानिब मरकजी हुकूमत ने काले धन के ताल्लुक से इनफरादी नामों का इंकशाफ न करने का ऐलान किया, तो दूसरी जानिब चंद्रबाबू आंध्र प्रदेश और तेलंगाना और हैदराबाद का हवाला देते हुए इंकशाफ कर रहे हैं। चंद्रबाबू को ये तफसीलात कैसे मालूम, जबकि खुद मरकज तमाम बातों को राज में रख रही है। जगन ने कहा कि NCAER ने आंध्र प्रदेश को मुल्क की सबसे करप्ट रियासत करार दिया है। नोट के बदले वोट मामले में चंद्रबाबू रंगे हाथों पकड़े गए हैं। राजधानी के नाम पर चंद्रबाबू पर दौलत को लूटने का इल्जाम है। इन तमाम करप्शन के इल्जामात की तहकीकात कराने की जगन मोहन रेड्डी ने मांग की है। చంద్రబాబు నాయుడు గారు నిన్న మాట్లాడుతూ
నల్లధనం మీద కామెంట్ చేస్తూ నల్లధనము చాలా తప్పు, మరి రాష్ట్రానికి దేశానికి ఇది చాలా ఇబ్బంది, అందులో భాగంగా 1000 రూపాయల నోట్లు 500 రూపాయల నోట్లు ఇవన్నీ కూడా మరి ప్రింట్లో నుంచి తీసేయాలి అని చెప్పి నీతి సూక్తులన్నీ చెప్తూ ఇవన్నీ ప్రధానమంత్రి గారికి నేను ఉత్తరం కూడా రాయాలని అనుకున్నాను అన్నారు. బాగుంది, సంతోషం, మేము కూడా ఏకీభవిస్తూ ఉన్నాం. కాకపోతే ఎందుకు సడన్గా మీకు అంతగానం ఈ మధ్య కాలంలో 1000 రూపాయల నోట్ల మీద 500 రూపాయల నోట్ల మీద ఇంత మీకు ఇటువంటి అభిప్రాయం వచ్చిందని, ఏమన్నా ఈ నోట్ ఫర్ ఓట్లో భాగంగా 500 రూపాయల నోట్ల కట్టలన్నీ కూడా అప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి గారి ద్వారా చేరినందుకు ఏమన్నా ఇబ్బందిగా ఉందనే, లేక ఈ మధ్య కాలంలోనే స్పీకర్ గారు గౌరవనీయులు స్పీకర్ గారు చెప్పినట్లుగా నాకు 12 కోట్లు ఖర్చు అయిందని అన్నారు కదా మీడియాలో, ఏమన్నా అటువంటి విషయానికి వచ్చి ఏ డినామినేషన్ నోట్లు పంచినారని చెప్పి ఏమన్నా ఇబ్బందికరంగా ఉందా? మాకు అర్థం కానిది ఏమంటే ఇది ఏ విధంగా ఉంది, నేరం నాది కాదు ఆకలిది అన్నట్లుగా. అయ్యా, మీరు 1000 రూపాయల నోట్లు 500 రూపాయల నోట్ల గురించి సరే, అవినీతి గురించి, లంచగొండితనం నుంచి దాని గురించి కూడా ఖచ్చితంగా మాట్లాడండి. ఎందుకంటే ప్రజలందరూ కూడా గమనిస్తూ ఉన్నారు, ప్రజలందరూ కూడా ఇవన్నీ కూడా చూస్తూ ఉన్నారన్నమాట. वासर कांग्रेस पार्टी के लीडर भूमना करुणाकर रेड्डी ने चंद्रबाबु नायडू को शदीद तनखीद का निशाना बनाया. చేయనటువంటి ఆ 1000 రూపాయల నోటును మాఫీ చేయాలా, దానికి ప్రధానమంత్రికి ఈయన లేఖ రాస్తాడట. ఆయన కార్యాలయంలో పెట్టబోయేటువంటి 2వ సంతకమట. చంద్రబాబు గారి దగ్గర ఉన్నటువంటి 1000 రూపాయల నోట్ల కట్టల్ని కాలిస్తే 1 మెగావాట్ విద్యుత్తు ఉత్పత్తి అవుతుంది. అన్ని కోట్ల కట్టలు చంద్రబాబు గారి దగ్గర మూలుగుతున్నాయి. చంద్రబాబు గారి అవినీతి ఎంతుందిరా అంటే, ఆయన అవినీతి వామనావతారుడుగా మారినాడు. ఇంటింతై ఒటుడంతై అని ఆ రోజున బలిచక్రవర్తి దగ్గర ఏ రకంగా అయితే వామనుడు పెరిగినాడో, ఈ రోజున చంద్రబాబు గారి అవినీతి ఆ వామనుడు కూడా సిగ్గుపడేటువంటి విధంగా, అంతకంటే నభో వీధిపైనంతై మొత్తం విశ్వమంతా కూడా చంద్రబాబు గారంత అవినీతి పరుడు మరొంకొక్కడు లేడు అనని ముద్రపడినటువంటి వ్యక్తి. చంద్రబాబు గారి అవినీతికి 1000 రూపాయల నోటు సరిపోదు, కనీసం అంటే 1,00,000 రూపాయల నోట్లు ముద్రిస్తే తప్ప ఈయనకు తృప్తిగా ఉండదని మోడీ గారికి ఆ రకంగా పరోక్ష సంకేతం ఇస్తున్నాడు ఆయన. आईटी के वजीर केटीआर 7 रोजा अमेरिका दौरे पर वाशिंगटन पहुंचे. केटीआर ने वाशिंगटन में सनतकारों और सरमायाकारों से मुलाकात की और तेलंगाना में सरमायाकारी के हवाले से तबादले ख्याल किया. केटीआर न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, सिलिकॉन, शिकागो समेत 6 रियासतों का दौरा करेंगे और सनतकारों, एनआरआईज और सरमायाकारों से मुलाकात करेंगे और तेलंगाना में सरमायाकारी के लिए उन्हें राग़िब करेंगे. कांग्रेस के कायद मोहम्मद अली शब्बीर ने वज़ीर आला केसीआर को 25 असेंबली हलकों में ज़िमनी इलेक्शन का चैलेंज किया है. मोहम्मद अली शब्बीर ने केसीआर के सर्वे का हवाला देकर किए गए दावे पर अपना चैलेंज पेश किया. उन्होंने लेजिस्लेचर पार्टियों के इंतजाम को गैर कानूनी बताया है. వీరన్నారు అన్ని సర్వేలు అద్భుతమైన ఉన్నాయి. మేము ఇప్పుడు ఎలక్షన్కు పోతే అపోజిషన్ పార్టీకు 7-8 సీట్లు వస్తాయన్నారు. సరే కేసీఆర్ గారు, మీ సర్వే మీద మీకు పూర్తి నమ్మకం ఉంటే కనీసం మీరు పార్టీలు మార్పిచ్చి ఏ పార్లమెంటరీ సిస్టమ్ను, అసెంబ్లీ సిస్టమ్ను మీరు భారతదేశంలోనే చెడగొట్టినారో. కాన్స్టిట్యూషన్ ఏమంటుంది అంటే అసెంబ్లీలో కానీ పార్లమెంట్లో కానీ పార్లమెంట్ ఒక పార్టీ మర్జర్ కాదు. అసెంబ్లీలో ఒక లెజిస్లేటర్ ఇంకో పార్టీ లెజిస్లేటర్ మర్జర్ లేదు. చట్టంలో పార్టీ టు పార్టీ ఉంది.
రాజకీయ పార్టీ ఒక రాజకీయ పార్టీలో మర్జర్ కావాలా, కానీ ఎలక్షన్ కమిషన్, సొసైటీ ఆఫ్ యాక్ట్ చాలా కథలు ఉన్నాయి దాంట్లో. కానీ మీరు భారతదేశంలో ఎక్కడ లేనిది ఆ సిస్టమ్ పెట్టినారు. అది 19th అక్టోబర్కు సుప్రీంకోర్టులో జడ్జిమెంట్ రాబోతుంది. మేము మీద నమ్మకం ఉంటే మీరు తక్షణమే ఆ 25 మందితో రాజీనామాలు చేపించి మీ ఎలక్షన్, మీ సర్వే మీద నమ్మకం ఉంది కాబట్టి మీరు దమ్ముంటే ఎలక్షన్కి రండి అని నేను మీకు ఛాలెంజ్. तेलंगाना बीजेपी कायदीन ने आज सेक्रेटरिएट के अंदरूनी हिस्से में केसीआर हुकूमत के खिलाफ धरना दिया और परेशान हाल किसानों की मदद करने की मांग की। बीजेपी ने मरकज की जानिब से जारी करदा 791 करोड़ की इनपुट सब्सिडी को किसानों में तकसीम करने की मांग की। धरना में बीजेपी के MLAs, MLCs और कायदीन ने हिस्सा लिया और केसीआर हुकूमत पर किसानों के मसाइल को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया। ఇప్పుడు రైతులకు ఆ రుణమాఫీ ముట్టనందుకు ఇవాళ రెన్యువల్స్ కావడం లేదు. రెన్యువల్స్ కానప్పుడు ఇన్సూరెన్స్ లభించడం లేదు. ఇవాళ పంట 33% నష్టపోయినా ఇవాళ ప్రధానమంత్రి ఫసల్ బీమా పథకం కూడా అమలు కాకుండా ఈ తెలంగాణ ప్రజల పాలిట ఈ యొక్క పాలన, కేసీఆర్ పాలన శాపమై కూర్చున్నది. ఇవాళ మేము ఇప్పుడు అడిగితే ఇస్తున్నాము, చూస్తున్నాం అంటున్నాడు. 791 కోట్లు కేంద్రానికి వెళ్ళి రిలీజ్ అయ్యి 4 నెలలు దాటినా ఒక్క రైతు చేతికి ఒక్క చిల్లి గవ్వ ముట్టలేదు. ఇలా ఇదేమండి రైతులంటే ఎందుకింత నిర్లక్ష్యం? विद्यानगर से आर्ट्स कॉलेज 2 के रन का CPM और CITU की जानिब से इनेकाद हुआ। प्रोफेसर कांचा इलैया की क़यादत में 2 के रन का इनेकाद हुआ। प्रोफेसर कांचा इलैया ने कहा कि अलहदा तेलंगाना तहरीक कम्युनिस्टों ने शुरू की थी, ताहम अब तेलंगाना की तश्कील के बाद SC, ST और आदिवासियों को भुला दिया गया है। कांचा इलैया ने KCR की तालीमी पॉलिसियों को भी तनकीद का निशाना बनाया। సిపిఎం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రారంభించే మహాజన పాదయాత్ర సందర్భంగా ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఆర్ట్స్ కాలేజ్, విద్యానగర్ గేట్ నుండి ఆర్ట్స్ కాలేజ్ వరకు అన్ని రకాల సంఘాల యువకులు, ఉద్యోగులు, మిత్రులు అందరూ కూడా 2K రన్ చేశారు. తెలంగాణ వచ్చి 2.5 సంవత్సరాలు దాటిపోయింది. తెలంగాణ ఉద్యమము ఒకనాడు మావోయిస్టులు, ML గ్రూపులు ప్రారంభించిన కమ్యూనిస్టు ఉద్యమంగా మొదలైంది. అట్లా మొదలయ్యి 99, 98 నాటికి అది ఒక రూపుదిద్దుకున్నది. కానీ తెలంగాణ బాగుపడలేదు. SC, ST, BCలు, ఆదివాసులు పోరాడిన తెలంగాణ రాగానే భూస్వాములు దాన్ని ఆక్రమించుకున్నారు. फलकनुमा में रौडी शूटर सलीम खान के कत्ल के मुलजिमों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। DCP साउथ जोन में 5 मुलजिमीन इरफान खान, अफरोज, नसीर और यूसुफ को पेश किया गया। एडिशनल DCP साउथ जोन बाबूराव ने बताया कि सलीम खान अपने घर में गैर समाजी अनासिर को रोजाना दावत दिया करता था, जिस पर इरफान खान ने एतराज़ किया था। सलीम खान ने एतराज़ पर इरफान खान को धमकी दे रखी थी। सलीम खान ने फलकनुमा पुलिस स्टेशन का इलाका में राउडी शीटर है, इसके ऊपर करीब 10 केसेस है। उसके ऊपर ऑलरेडी शीट भी है। इधर आज ये मर्डर केस में इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक आज इरफान खान, अफरोज, नसीर, यूसुफ, ईसा और लोगों को अरेस्ट कर चुके हैं। करने के बाद वो लोगों का पूछताछ में ये मालूम हुआ ये मर गए सो मोहम्मद सलीम खान ने एक 15 दिन से नया लोग घर में बुलाकर दावत दे रहे कहते, साथ साथ में दारू पिला रहे हैं। उसमें ये इरफान खान जाकर ऐसा करना गलत है, इसलिए इरफान खान उसको दूर का रिश्तेदार है। मिर्चिल में एक 7 साल लड़की का गला घोंटकर कत्ल कर दिया गया। कत्ल की ये वारदात यल्लमपेट गांव में पेश आई। लड़की को उसके घर में कत्ल किया गया। पुलिस के मुताबिक साई लक्ष्मी प्रसन्ना खून में लथपथ बाथरूम में जख्मी हालत में पाई गई। लड़की को नाजुक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया और लड़की ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस को शुबा है कि लड़की को जाने पहचाने अफराद ने कत्ल किया है। पुलिस ने दफा 302 के तहत मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है और कातिल की तलाश शुरू कर दी है। महलूक लड़की के वालिद कृष्णमूर्ति कार ड्राइवर हैं, जबकि भवानी मुकामी फैक्ट्री में काम करती है। कत्ल के लिए करीबी रिश्तेदार पर शुबा किया जा रहा है।
पुलिस का कहना है कि लड़की का गला शेविंग ब्लेड से काट कर कत्ल किया गया। पुलिस कातिलों को तलाश कर रही है। అక్కడ మేము హత్యాస్థలాన్ని పరిశీలిస్తే వాళ్ళ సొంత ఇంట్లో బాత్రూంలో షేవింగ్ బ్లేడ్ ఉపయోగించి గొంతు మరియు ఎడమ చేయి మణికట్టుపై కోసి హత్య చేయడం జరిగింది. మొదటగా వీళ్ళ మరణించిన బాలిక వాళ్ళ చిన్నమ్మ వచ్చి చూసింది మధ్యాహ్నం 3 గంటల తర్వాత. అప్పటికి పాప కొన ఊపిరితో ఉండగా తక్షణం స్థానికుల సహకారంతో మేడ్చల్లో లీలా హాస్పిటల్కు తరలించడం జరిగింది. కానీ అప్పటికే డాక్టర్లు చనిపోయినట్టు ప్రకటించారు. ఈ విషయంలో ఇంకా మేము ఎవరు అనుమానితులు దొరకలేదు. మరియు తల్లిదండ్రులు కూడా ఎవరి మీద అనుమానం వ్యక్తం చేయట్లేదు. మరియు వాళ్ళకి ఎవరు శత్రువులు కానీ గొడవ పడ్డ వాళ్ళు కానీ ఎవరు లేరని చెప్తున్నారు. అయినప్పటికీ కూడా మేము అన్ని రకాల కోణాల్లో దర్యాప్తు కొనసాగిస్తున్నాం. विजयवाड़ा में एक कॉल मनी फाइनेंसर ने खुदकुशी कर ली है। पुटलोरी श्रीनिवास ने 6 अक्टूबर को इक़दाम खुदकुशी किया था, जो आज जामबंद न हो सका। श्रीनिवास ने कीड़ेमार दवा पीकर खुदकुशी की। श्रीनिवास 15 सालों से फाइनेंस का कारोबार चला रहा था। इसे सरमायाकारी में नुकसान हो गया था। श्रीनिवास की बीवी ने पुलिस हरासानी का इल्जाम लगाया है। వడ్డీ తిప్పాడు. కట్టలేని పరిస్థితిలో ఎవరు తనకి ఇచ్చిన డబ్బులు తిరిగి రాకపోవటం, తను కట్టే పరిస్థితి లేక ఇంట్లోంచి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఐపీ దాఖలైంది సార్. ఈ దాఖలైన తర్వాత ఈ గోడవల్లి నరసింహారావు, గోడవల్లి మురళీకృష్ణ, మన్నే సత్యనారాయణ, గుండూపు శివ, నన్నపనేని రాజారావు, కాటరగడ్డ రమేష్, ఇట్లా 10 మంది సార్, ఒక 12 మంది ఒక అధికార పలుకుబడి ఉపయోగించుకుని మా మీద అక్రమ కేసులు ఒక 5 బనాయించి పిలిపించేది ఆ కేసులు. కానీ అడిగేది ఇది కాదు సార్. మీ వారు ఎక్కడున్నారు, మీ వారి దగ్గర ఇన్ని ఉన్నాయంట, ఇట్లా సార్ ఆయన జరిగింది ఇది సార్. తన దగ్గర రూపాయి లేదు, మీరు ఎక్కడున్నా తీసుకోండి, మాకు రూపాయి అవసరంలో నా భర్త పిల్లలతో నా బతికి అవకాశం కల్పించమని నేను ఎన్నోసార్లు పోలీసు వాళ్ళని అడిగాను సార్. వాళ్ళు ఎవరు మా మాట వినిపించుకోలేదు. చివరికి మా మరిది గారిని స్టేషన్లో పడేసి కొట్టి మేము రిట్లు తెచ్చుకుని ఉపయోగం లేకపోయింది సార్. నేను 2 సార్లు హ్యూమన్ రైట్స్ కూడా వెళ్లి కంప్లైంట్ చెప్పాను. అయినా మా మొర విన్నవాడు. एल्लूर में एक रॉडी शूटर के कत्ल की वारदात पेश आई। आरआर पेट में कांची पेदा कृष्णा नामी रॉडी शूटर को महलिक हथियारों से हमला करके कत्ल कर दिया गया। कांची पेदा कृष्णा 2 मुख्तलिफ केसों में मुलजिम बताया गया है। पुलिस ने कत्ल का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। नेल्लूर की बारा शहीद दरगाह में तकारीब का सिलसिला जारी है। रोटी के त्यौहार के नाम से तकारीब का इनेकाद किया जाता है। दरगाह बारा शहीद में मुल्क के कोने कोने से लोग आते हैं। नौजवान, तलबा वगैरह हज़ारों की तादाद में शिरकत करते हैं और औलिया अल्लाह फैज़ान से फैज़याब होते हैं। मुख्तलिफ शहरों से आए अक़ीदतमंदों ने अपना अपना रद्द अमल दिया है। వస్తున్నానండి, నా ఇక్కడ కోరికలు కోరుకుంటే తీరుతాయండి. మేము మా బాబుకి జాబ్ ఒకటి వచ్చింది, రెండో బాబు జాబ్ కోసం మేము ఉద్యోగం రొట్టె పెట్టుకున్నాం. మా బాబుకి మేము సంవత్సరం కంటిన్యూగా వస్తున్నామండి. అది హ్యాపీగా ఉంది. చదువు రొట్టె వదిలడానికి వచ్చామండి. బీకామ్ కంప్యూటర్స్ ఫైనల్ ఇయర్. कड़पा की अमीन पीर दरगाह के उर्स तकारीब का सिलसिला जारी है। आशुरा के दिन सल्दल माली की रस्म के साथ उर्स तकारीब का आगाज हुआ था। तकारीब के तहत मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का इनेकाद हो रहा है। महफिल चिरागा, महफिल समा और तनावुल ताम का अहतमाम किया गया। मुख्तलिफ शहरों से सैकड़ों लोग उर्स तकारीब में शिरकत कर रहे हैं। आरिफुल्लाह मोहम्मद हुसैन सजादा नशीन, उनके हाथों में सुंदल मुबारक फजर की नमाज सुबह के बाद गए और सुंदल मुबारक करे। और अब 10 बजे के बाद अभी गए, फातिहा खानी हुए, सुंदल के फातिहा हुए और दूध के प्याले के फातिहा अभी तकसीम हो रहे हैं। ये पूरा जो सजादा नशीन हज़रत ख्वाहिशा आरिफुल्लाह हुसैन साहब के निगरानी। अमेरिका ने फिर एक मरतबा पाकिस्तान को वार्निंग देते हुए कहा कि वो दहशतगर्दी और दहशतगर्दी की मदद करना बंद कर दे। अमेरिकी वजारत खारजा के तर्जुमान जॉन केर्बी ने कहा कि हम पाकिस्तान पर जोर देते हैं कि वो सरहद के करीब दहशतगर्दों और दहशतगर्द ग्रुपों की रसाई को बंद करें। The comments of an avowed terrorist, one way or the other, and we continue to work with Pakistan and continue to urge Pakistan to take steps to shut down access to areas inside their borders that to terrorist individuals and to terrorist groups. So, do we have anything concrete on the Mumbai attack? People who are there identified
I don't. I would refer you to Pakistani authorities on that. Obviously, as I've said. हिंदुस्तानी स्टॉक मार्केट और रुपये में भारी गिरावट आई है। अमेरिका की जानिब से शरह सूद में इजाफे से सेंसेक्स 439 पॉइंट्स तक गिर गया और 27,643 पॉइंट्स पर बंद हुआ, जबकि डॉलर की कदर 67 रुपये हो गई है। एशियन मार्केट में सुस्त रवि और चीन के दरामदात में कमी के बाद स्टॉक मार्केट में गिरावट आई और रुपये की कदर में उसका असर पड़ा है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड करेगा लॉ कमीशन के सवालनामे का बॉयकॉट, बोर्ड ने यकसा सिविल कोड की मुखालिफत की। यकसा सिविल कोड हिंदुस्तान में कबूल नहीं, लॉ कमीशन के सवालों का मजलिस देगी जवाब, असद अवैसी का ऐलान। जगन ने लिखा वजीर आजम को मकतूब, इनकम टैक्स के ताल्लुक से चंद्रबाबू की गलत बयानी और करप्शन की तहकीकात कराने की मांग। अमेरिका ने पाकिस्तान को दी ताज़ा वार्निंग, सरहदों पर दहशतगर्दों की रसाई रोकने की हिदायत। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।